नमस्कार बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में मैं आपकी हिंदी अध्यापिका गरिमा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, इससे पहले आप लोगों को जितने भी पाठ पढ़ा दिए गए हैं आप उनका नियमित अध्ययन करते रहिए। और आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 संज्ञा तथा संज्ञा की व्याकरणिक कोटियों के बारे में। तो आइए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, संज्ञा पाठ शुरू करने से पहले आइए एक बार हम लोग पिछले पाठों की भी पुनरावृत्ति कर लेते हैं और जानते हैं कि पिछले पाठों में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। बच्चों, पिछले पाठ में हम लोगों ने अर्थ के आधार पर शब्द भेद के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द के विषय में पढ़ा गया था। अब इसके बाद आइए हम लोग आज का पाठ शुरू करते हैं संज्ञा तथा संज्ञा की व्याकरणिक कोटियों के बारे में। तो बच्चों, आप लोग संज्ञा के बारे में क्या जानते हैं? बच्चों, आप लोग कक्षा 1 से ही संज्ञा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है और संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हम बताते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। बच्चों, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों के नाम में कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि आते हैं और भावों के नाम में वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। बच्चों, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा और तीसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो चलिए बच्चों, संज्ञा के पहले भेद के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पिता, प्रियंका, संतोष, दिल्ली, आगरा, पुस्तक, कमल, मेज आदि। ये जो शब्द होते हैं ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। बच्चों, संज्ञा का दूसरा भेद होता है जातिवाचक संज्ञा। तो आइए पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पर्वत, हाथी, फल, देश, नदी आदि। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा में भी सम्मिलित है। तो पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी पदार्थ, शब्द से किसी समूह या समुदाय का ज्ञान होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणतः सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी आदि। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। किसी शब्द से किसी समूह या समुदाय का ज्ञान होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सोना, कक्षा, परिवार, भीड़ आदि। और बच्चों, संज्ञा का तीसरा भेद होता है भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, बुढ़ापा, क्रोध, शत्रुता, सहायता, प्रशंसा आदि। इन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ा जाएगा भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना के बारे में।
तो भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है, ये आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। तो बच्चों देखिए, जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में दिया है सेवक और भाववाचक संज्ञा में हो गया है सेवा। तो बच्चों, सेवक का भाव होता है सेवा करना। उसी प्रकार से दोस्त का दोस्ती हो गया, क्योंकि दोस्त का भाव दोस्ती होता है। और मानव का भाव होता है मानवता, चोर का चोरी। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में हम इसे परिवर्तित कर लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ और भी उदाहरण दिए हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा हो गया प्रभु और उसका भाववाचक संज्ञा हो गया प्रभुता। युवक का होगा यौवन, मित्र का मित्रता और बच्चा का हो जाएगा भाव बचपन। इसी प्रकार से देखिए, दूसरा है हम लोग का सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में कैसे इसको परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे सर्वनाम शब्द दिया है मम। मम का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ममता, अहम का अहंकार और अपना का अपनत्व या अपनापन, निज का निजता या निजत्व। तीसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो यहाँ विशेषण शब्द दिया है सफ़ेद, इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा सफ़ेदी, मीठा का मिठास, मोटा का मोटापा, सुंदर का सुंदरता, गरम का गर्मी, खट्टा का खटास, ठंडा का ठंडक और अच्छा का अच्छाई। चौथा है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया है मिलना। मिलना का अर्थ हो गया, इसका भाववाचक संज्ञा होगा मिलावट। पढ़ना का पढ़ाई, खोदना का खुदाई, सिलना का सिलाई, हंसना का हंसी और जीतना का जीत। उसी तरह से लिखना का लेख और हारना का हार हो जाएगा। अब चलिए बच्चों, हम लोग संज्ञा की व्याकरणिक कोटियों के बारे में पढ़ते हैं। तो संज्ञा की व्याकरणिक कोटियाँ होती हैं लिंग, वचन तथा कारक। तो आइए पहला पढ़ते हैं लिंग के बारे में। बच्चों, लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का सामान्य अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। तो संज्ञा के जिस रूप से यह पहचान हो या पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग है अथवा स्त्री वर्ग का, व्याकरण में उस रूप को हम लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार, संस्कृत में 3 लिंग थे, जबकि हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। तो आइए पहला पुल्लिंग के बारे में जानते हैं। बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है तो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मोर, आदमी, शेर आदि। और दूसरा है स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द स्त्री वर्ग का है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मोरनी, औरत, शेरनी आदि। तो बच्चों, अब आप लोग को पता चल गया कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह संज्ञा शब्द स्त्री वर्ग का है तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग में हो जाएगा आदमी, घोड़ा, हाथी, और स्त्रीलिंग में हो जाएगा घोड़ी, औरत और हथिनी। इस प्रकार से आप लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अंतर समझ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का दिया है। पुल्लिंग शब्द है हमारा लड़का, घोड़ा, चूहा और खिड़की। स्त्रीलिंग हो जाएगा लड़की, घोड़ी, चूहिया, दरवाज़ा। तो अब आप समझ गए होंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण। बच्चों, जीवित प्राणियों की तुलना में निर्जीव वस्तुओं के लिंग को पहचानना कठिन होता है। अन्य शब्दों की ही तरह निर्जीव वस्तुओं के लिंग भी मातृभाषा भाषियों द्वारा तय कर दिए जाते हैं और उन्हें प्रयोग से ही सीखा जा सकता है। जैसे हिंदी में दरवाज़ा, कमरा, पंखा, ताला, आलू, सेब आदि अप्राणीवाची शब्द पुल्लिंग हैं, तो माला, कुर्सी, मेज, दवात, चम्मच आदि शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। दूसरा है, हिंदी में बहुत से संज्ञा शब्दों के लिंग का निर्धारण प्रायः उनके सेक्स के आधार पर किया जाता है। जैसे देव, देवी, बूढ़ा, बुढ़िया, दादा,
दादी, मामा, मामी आदि। पर ऐसे अनेक प्राणी हैं जिनमें सेक्स के आधार पर अंतर करना संभव नहीं होता है, जैसे कौवा, कोयल, मक्खी, लोमड़ी आदि। ऐसे शब्दों में प्रायः नर या मादा शब्द जोड़कर अंतर किया जाता है, जैसे नर कोयल, मादा कोयल, नर कौवा, मादा कौवा आदि। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, जैसे मंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैशियर, मैनेजर आदि। ऐसे शब्दों को उभयलिंगी कहा जाता है। इस तरह के शब्दों को भी वाक्य प्रयोग के आधार पर अभ्यास करें, जैसे पुल्लिंग है मंत्री जी विदेश यात्रा पर जाएंगे। इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा मंत्री जी विदेश यात्रा पर जाएंगी। तो बच्चों यहाँ अंतर कहाँ आया है? पुल्लिंग में जाएंगे हो जाएगा और स्त्रीलिंग में जाएंगी। इस तरह से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। दूसरा है डॉक्टर मरीज को देखने गए हैं। स्त्रीलिंग में हो जाएगा डॉक्टर मरीज को देखने गई हैं। तो यहाँ पुल्लिंग में देखने गए हैं हो गया है और स्त्रीलिंग में देखने गई हैं का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा संज्ञा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग हो गया है। बच्चों एक बात का ध्यान रखिए कि लिंग संज्ञा का गुण है। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। हिंदी में लिंग के नियम स्पष्ट नहीं हैं, अतः विद्यार्थी जब भी कोई नया संज्ञा शब्द सीखें उसके साथ ही उस शब्द का लिंग अध्यापक से अवश्य पूछ लें और उसे अच्छी तरह रट लें। यह कार्य विशेष रूप से हिंदीतर प्रदेशों के बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा शब्दों का लिंग परिवर्तन। बच्चों हिंदी में पुल्लिंग शब्दों को मूल शब्द माना जाता है और उसमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम इस प्रकार से हैं। बच्चों ध्यान से देखिए आप लोग। पहला है ई प्रत्यय जोड़कर। तो देखिए यहाँ पुल्लिंग शब्द दिया है चाचा और इसमें जब हम ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा शब्द हो जाएगा चाची, जो कि स्त्रीलिंग है। दूसरा है लड़का। लड़का में ई जोड़ देंगे तो हो जाएगा लड़की। इसी प्रकार से घोड़ा का घोड़ी, मुर्गा का मुर्गी, बकरा का बकरी और नाना का नानी हो जाएगा। अब दूसरा प्रत्यय है हमारा ईया प्रत्यय। जब ईया प्रत्यय जोड़कर हम स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा बूढ़ा का बुढ़िया, गुड्डा का गुड़िया, डिब्बा का डिबिया, चूहा का चूहिया, कुत्ता का कुतिया और बंदर का बंदरिया हो जाएगा। अब देखिए बच्चों तीसरा प्रत्यय जो है हमारा वो है आनी या आड़ी प्रत्यय जोड़कर। तो देखिए यहाँ कैसे जोड़ेंगे। नौकर का हो जाएगा, नौकर में जब हम आनी प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा नौकरानी, वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार से छत्री का छत्राड़ी, देवर का देवरानी, इंद्र का इंद्राणी। चौथा है हमारा आइन प्रत्यय जोड़कर। आइन प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो पंडित का पंडिताइन, लाला का ललाइन। पांचवा नी प्रत्यय जोड़कर जाट का जाटनी, सिंह का सिंहनी, मोर का मोरनी। उसी प्रकार से छठवां है इन प्रत्यय जोड़कर ग्वाला का ग्वालिन, माली का मालिन, धोबी का धोबिन और तेली का तेलिन। उसी प्रकार से सातवां प्रत्यय है इनी प्रत्यय जोड़कर। तो इन्हीं प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा शब्द तपस्वी का तपस्विनी, आज्ञाकारी का आज्ञाकारिणी, हंस का हंसिनी, अभिमानी का अभिमानिनी। आठवां प्रत्यय है इका प्रत्यय। जब इका प्रत्यय लगाएंगे पुल्लिंग में तो सेवक का हो जाएगा सेविका, अध्यापक का अध्यापिका, लेखक का लेखिका। और उसी प्रकार से नौवां प्रत्यय है वति या मति प्रत्यय जोड़कर। तो जब वति या मति प्रत्यय हम लगाएंगे तो हो जाएगा बुद्धिमान का बुद्धिमती, शक्तिमान का शक्तिमती, श्रीमान का श्रीमती। 10वां प्रत्यय है आ प्रत्यय जोड़कर। जब हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो वृद्ध का वृद्धा, सदस्य का सदस्या। 11वां है मूल पुल्लिंग या मूल स्त्रीलिंग शब्दों में नर या मादा शब्द जोड़कर। तो यहाँ पे देखिए
पुल्लिंग शब्द है हमारा खरगोश। तो इसमें स्त्रीलिंग जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे मादा शब्द का प्रयोग करेंगे, तो मादा खरगोश हो जाएगा। वैसे ही भालू का हो जाएगा मादा भालू, कौवा का मादा कौवा। 12वां है बच्चों, मूल स्त्रीलिंग शब्दों में कोई प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाना। जैसे मौसी का मौसा, बहन का बहनोई, ननद का नंदोई, जीजी का जीजा। 13वां है भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द। अब इसमें देखिए यहाँ पे हो जाएगा राजा का रानी, फूफा का बुआ, बैल का गाय, कवि का कवित्री। बच्चों ध्यान रखिए कि हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग है कोयल, मछली, मक्खी, छिपकली, मैना, और पुल्लिंग है भालू, तोता, मगरमच्छ, खरगोश, मच्छर, गैंडा, पक्षी आदि। ये ऐसे शब्दों में नर या मादा शब्द जोड़कर लिंग बदला जाता है। दूसरा है कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि। अब इसके बाद बच्चों हम लोग संज्ञा की व्याकरणिक कोटियों में दूसरी कोटि पढ़ेंगे जिसका नाम है वचन। तो आइए हम वचन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों वचन शब्द अंग्रेजी के लिए प्रयुक्त होता है। इस व्याकरणिक कोटि से यह पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाएगा अथवा अनेक इकाइयों के रूप में। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसकी संख्या एक है अथवा अनेक, व्याकरण में वह रूप वचन कहलाता है। बच्चों संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसकी संख्या एक है या अनेक, इसी को हम वचन कहते हैं। अब आइए हम वचन के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। बच्चों हिंदी में संज्ञा शब्द दो वचनों में पाए जाते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन जहाँ किसी संज्ञा शब्द से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है वहाँ वह शब्द एक वचन में होता है। जैसे मेज, किताब, माला, केला, संतरा, पुस्तक आदि। और बहुवचन में जहाँ किसी संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है वहाँ वह शब्द बहुवचन में होता है। जैसे मेजें, किताबें, मालाएं, केले, संतरे, पुस्तकें आदि। इसका अर्थ यह है कि अधिकतर संज्ञा शब्द के एक वचन एवं बहुवचन रूप होते हैं। अब देखिए यहाँ एक वचन और बहुवचन के रूप दिए हैं। एक वचन में है लड़का और बहुवचन में हो जाएगा लड़के। एक वचन है कुत्ता, बहुवचन में हो जाएगा कुत्ते। इसी प्रकार चिड़िया, चिड़ियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ। तो ये एक वचन और बहुवचन का पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे वचन परिवर्तन के बारे में। वचन परिवर्तन के लिए संज्ञा के लिंग की जानकारी होना अनिवार्य होता है बच्चों, क्योंकि हिंदी में पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय अलग हैं और स्त्रीलिंग शब्दों के अलग होते हैं। यदि संज्ञा के लिंग का ज्ञान नहीं होता है तो वचन परिवर्तन करना संभव नहीं है। इसीलिए बच्चों वचन परिवर्तन के लिए संज्ञा के लिंगों की जानकारी होना अति आवश्यक होता है। अब आइए हम सभी संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दो अलग अलग वर्गों में बांट लें। तो पहला पुल्लिंग है कुत्ता, कान, लड़का, घोड़ा, थैला, पानी, पति और साधु। अब स्त्रीलिंग में हो जाएगा नारी, आँख, माला, महिला, गति, चूहिया, वधू और बहू। दूसरा चरण है अब इन शब्दों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार पुनः दो दो वर्गों में बांट लें। पुल्लिंग शब्द है आकारांत शब्द और अन्य शब्द। तो आकारांत शब्द हो जाएगा लड़का, घोड़ा, कुत्ता, थैला। अन्य शब्दों में आएगा कान, पति, पानी, साधु, भालू। और स्त्रीलिंग में इकारांत या इयांत शब्द होते हैं जो हैं गति, नारी, दवाई और चूहिया। अन्य शब्द हो जाएंगे आँख, माला, वधू और बहू। अब इसका तीसरा चरण है
अब इन शब्दों के बहुवचन कोष्ठक में दिए गए नियमों के आधार पर बनाएं। पुल्लिंग शब्द हैं आकारांत शब्द और अन्य शब्द। ए प्रत्यय जोड़ें। जब हम आकारांत में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो लड़का का हो जाएगा लड़के, कुत्ते, घोड़े और थैले। अन्य शब्दों में शून्य प्रत्यय जोड़ने पे पानी धन शून्य तो पानी ही होगा, उसी प्रकार से कान, पति और साधु रहेगा। और स्त्रीलिंग शब्दों में इकारांत या इयांत शब्द जो हैं उसमें आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो नारी का नारियाँ, गतियाँ, चूहियाँ, दवाइयाँ। और उसी प्रकार से अन्य शब्द में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो आँख का आँखें, मालाएं, महिलाएं और वधुएं। अब बच्चों वचन परिवर्तन के उदाहरण यहाँ देखिए। ए प्रत्यय जोड़कर एक वचन और बहुवचन यहाँ पे दिया है, तो जब हम ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो एक वचन में बच्चा है तो बहुवचन में बच्चे हो जाएगा। उसी प्रकार छाता का छाते, थैला का थैले, रुपया का रुपए हो जाएगा। दूसरा है ए प्रत्यय जोड़कर तो पुस्तक का हो जाएगा बहुवचन पुस्तकें, कविता का कविताएं। तीसरा है आ प्रत्यय जोड़कर तो दवाई का हो जाएगा दवाइयाँ, झाड़ी का झाड़ियाँ, बुढ़िया का बुढ़िया। चौथा है समूहवाची शब्द जोड़कर। बच्चों कुछ शब्दों में समूहवाची शब्द जैसे लोग, गण, वृंद, वर्ग, जन आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। देखिए कैसे बनता है ये। पहला है नेता, तो यहाँ पे जब हम गण जोड़ देंगे तो हो जाएगा नेता गण। अब पक्षी में जब वृंद जोड़ेंगे तो पक्षी वृंद। लेखक में गढ़ जोड़ देंगे तो लेखक गढ़ हो जाएगा। इसी प्रकार मजदूर में मजदूर लोग, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, सभ्य का सभ्य लोग। बच्चों ध्यान रखिए कि हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, बाल, समाचार। हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्रोध, भय, डर, क्षमा, प्रेम, वर्षा, हवा आदि। अब इसके बाद बच्चों हम लोग संज्ञा के व्याकरणिक कोटियों में तीसरी कोटि का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कारक। तो बच्चों संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, उसी को हम कारक कहते हैं। अब कारक की परिभाषा आप लोग को समझ में आ गई कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, वह कारक कहलाता है। अब आइए कारक के भेद और प्रभेद के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य में संज्ञाओं और क्रियाओं के संबंध को ध्यान में रखकर संस्कृत के प्राचीन व्याकरणों ने कारकों के 6 भेद किए थे। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक और छठवां है अधिकरण कारक। कर्ता कारक वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने का काम करती हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक वह संज्ञा जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता हो, उसे कर्म कारक कहते हैं। करण कारक है वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने में साधन का कार्य करती हो, उसे हम करण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक होता है जिस संज्ञा के लिए क्रिया घटित होती हो, उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। आपादान कारक जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक में जो संज्ञा क्रिया के घटित होने का आधार बनती हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आगे चलकर इस सूची में 2 नाम और जोड़ दिए गए हैं। 7वां है संबंध कारक और 8वां संबोधन कारक। तो 7वां संबंध कारक का हो जाएगा 2 संज्ञा के बीच का संबंध जहाँ पता चलता है, वहाँ संबंध कारक हो जाएगा। और संबोधन कारक वह संज्ञा जिसे वक्ता द्वारा संबोधित किया गया हो, उसे संबोधक कारक कहते हैं। अब इन सभी कारकों तथा उनके कारकी चिन्हों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों पहला कारक है कर्ता कारक। इसका कारकी चिन्ह होता है ने, से, के द्वारा।
बच्चों, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्रिया को पूरा करने का कार्य कर रहा है तो वह संज्ञा कर्ता कारक में होती है। जैसे बच्चा लिख रहा है तो यहाँ पे लिख रहा है यानी कि कार्य को किया जा रहा है, कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसे कर्ता कारक कहेंगे। बच्चों, ध्यान रखिए कि कर्ता कारक को व्यक्त करने वाला केवल ने चिन्ह ही नहीं है, बल्कि शून्य, से, के द्वारा आदि भी कर्ता कारक के चिन्ह होते हैं। उदाहरण स्वरूप नीचे दिए गए वाक्यों की रंगीन संज्ञाएं कर्ता कारक में हैं, जिसे आप ध्यान से देखिए। पहला है बच्चा लिख रहा है, तो यहाँ पे लिख रहा है, ये क्रिया को पूरा करने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे ये कर्ता कारक हो गया। उसी प्रकार से बच्चों ने काम कर लिया, यहाँ पे काम कर लिया भी कर्ता कारक हो गया। माँ से चला नहीं जाता, प्रधानमंत्री के द्वारा भाषण दिया गया। माँ पूजा कर रही है, रानी ने काम नहीं किया, बीमार से बोला नहीं जाता, डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया। तो यहाँ पे बच्चों शून्य, ने, से, के द्वारा का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हम इसे कर्ता कारक कहेंगे। एक बात का ध्यान रखिए बच्चों, जहाँ भी ने, से, के द्वारा या द्वारा ही आ रहा है तो वहाँ पे हम उसे कर्ता कारक के रूप में ही पहचानेंगे। अब हमारा दूसरा कारक है कर्म कारक। इसका कारकी चिन्ह है शून्य या को। वाक्य के जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह संज्ञा कर्म कारक में होती है। जैसे लड़कियां गाना गा रही हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, लोगों ने दीवार को गिरा दिया, पुलिस ने घर को सील कर दिया। तो यहाँ पे शून्य या को का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पे कर्म कारक हो गया है। तो चलिए बच्चों तीसरा कारक पढ़ते हैं, करण कारक। बच्चों इसका चिन्ह होता है, इसका कारकी चिन्ह है से। करण का अर्थ है साधन। बच्चों करण का अर्थ होता है साधन, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह करण कारक में होती है। जैसे बच्चे ने चम्मच से दूध पिया, उसने चाकू से फल काटे, उसने साबुन से कपड़े धोए, मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। तो यहाँ देखिए बच्चों चम्मच से, चाकू से, साबुन से और पेंसिल से, यहाँ पे से का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हम इसे करण कारक के रूप में देखेंगे। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का कारकी चिन्ह है के लिए या को। वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। जैसे माँ ने गरीबों के लिए खाना बनाया, तो यहाँ पे गरीबों के लिए हो गया, संज्ञा के लिए घटित हो रही है। इस गिलास में आपके लिए दूध है, यहाँ आपके लिए हो गया। सेठ जी ने बच्चों को इनाम दिया, यहाँ पे बच्चों को हो गया। और उसके बाद पिताजी ने लोगों को रुपए दिए, तो यहाँ लोगों को हो गया, तो यहाँ पे ये संप्रदान कारक का चिन्ह हो गया है, तो इसीलिए हम इसे संप्रदान कारक कहेंगे। पांचवा है आपादान कारक। आपादान कारक का कारकी चिन्ह है से। जहाँ पे भी बच्चों अलग होने का अर्थ प्रकट होता है वहाँ पे आपादान कारक होता है। वाक्य की क्रिया के द्वारा जब किसी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है तो वह संज्ञा आपादान कारक में कही जाती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यानी कि अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपादान कारक कहा जाएगा। इसी प्रकार जमीन से पानी निकला, तो जमीन से पानी निकल गया यानी कि अलग हो गया। तीसरा है मैं नदी से बाहर आया, तो नदी से बाहर आ गया यानी कि नदी से अलग हो गया। बच्चा ट्रेन से नीचे गिर गया, ट्रेन से जब नीचे गिर रहा है तो ट्रेन से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, तो जहाँ भी अलग होने का अर्थ प्रकट होता है वहाँ पे हम आपादान कारक कहते हैं। छठवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का कारकी चिन्ह है में, पे, पर, ऊपर, ऊपर के लिए, के नीचे, के पहले, के बाद आदि। क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होता है
उस स्थान या समय को बताने वाली संज्ञा अधिकरण कारक में होती है। जैसे बच्चा छत पर बैठा है, वाक्य में छत संज्ञा बच्चे के बैठने का आधार बनी है, अतः यहाँ संज्ञा छत अधिकरण कारक में है तथा क्रिया के साथ उसके इस संबंध को बताने वाला कारकी चिन्ह है पर। तो यहाँ पे अन्य उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें आप एक बार देखिए। पहला उदाहरण है बच्चे छत पर खेल रहे हैं, यहाँ छत पर दिया गया है। दूसरा है वह घर पर नहीं है, माँ रसोई में है, हम जून में शिमला जाएंगे, वह मेज के ऊपर खड़ा है, बिल्ली पलंग के नीचे है। तो बच्चों यहाँ पे पर, में, के ऊपर, के नीचे ये जो चिन्ह हैं वो अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। इससे हम पता कर सकते हैं कि ये अधिकरण कारक है। इसके बाद सातवां है संबंध कारक। बच्चों इसका कारकी चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाता है, वहाँ वे संज्ञा सर्वनाम संबंध कारक में होते हैं। जैसे सुजीत का बेटा बीमार है। इस वाक्य में सुजीत तथा बेटा दोनों संज्ञाओं के बीच के संबंध को का परसर्ग से दिखाया गया है। सुजीत का बेटा, तो यहाँ का परसर्ग से उसका संबंध दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे संबंध कारक हो गया है। यहाँ संज्ञा सुजीत दूसरी संज्ञा बेटा के साथ संबंध कारक में है। अन्य उदाहरण देखिए, यह बच्चों का कमरा है, उसने सोने की चेन खरीदी, तुम्हारे घर में कौन कौन है, मेरी बहन लंदन से आई है। तो यहाँ पे बच्चों का, के, की, रा, रे, री का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे हम संबंध कारक कहेंगे। इसके बाद हमारा आठवां है संबोधन कारक। बच्चों संबोधन कारक का कारकी चिन्ह होता है हे, रे, अरे, ओ आदि। जब वक्ता द्वारा किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए तो वह संज्ञा संबोधन कारक में होती है। संबोधित संज्ञा से पहले प्रायः हे, रे, अरे आदि विस्मयादि सूचक शब्द लगाए जाते हैं। अब देखिए कैसे। हे राम, मैं कब ठीक होऊंगा। अरे भाई, मेरी मदद करो। ए लड़के, यहाँ आओ। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। तो यहाँ पे हे राम, अरे भाई, ए लड़के, हे भगवान, इसका प्रयोग किया गया है, विस्मयादि सूचक शब्द लगाए गए हैं, तो ये संबोधन कारक हो जाता है। तो अब बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कारक किसे कहते हैं और कारक के सारे भेद आपको पता चल गए होंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। बच्चों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहे जाते हैं। संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हो जाते हैं, पहला द्रव्यवाचक तथा दूसरा समूहवाचक। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह जाना जाता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग में होता है या स्त्रीलिंग में होता है। वचन वह व्याकरणिक कोटि है जिससे यह पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक के रूप में ग्रहण किया जाएगा या अनेक के रूप में ग्रहण किया जाएगा। हिंदी में संज्ञा शब्दों के 2 वचन होते हैं, पहला एक वचन तथा बहुवचन। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उनका क्या संबंध है, वह कारक कहलाता है। हिंदी में वाक्य की संज्ञाएं 8 कारकों में आ सकती हैं। ये कारक हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक तथा संबोधन कारक। बच्चों आपको इस पाठ से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ दी गई हैं आप उसे अच्छे से याद करिएगा। और आइए अब इस पाठ से हम अभ्यास प्रश्नों को देख लें। बच्चों इस पाठ में जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। शेष प्रश्नों को आप पुस्तक में ही पेंसिल की सहायता से हल करेंगे।
तो बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा? उम्मीद है आपको ये पाठ पसंद आया होगा और इस पाठ से आप लोगों ने अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी प्राप्त की होंगी। तो बच्चों, इस पाठ का अध्ययन आप लोग अच्छे से कर लीजिए और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।